अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, जिसकी कोई नहीं सुनता उसको सीरियसली सिर्फ राहुल बाबा और वाड्रा परिवार ले सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं सुनता। डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता क्यों नहीं? पूछता है भारत आज ये बड़ा सवाल कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता क्यों नहीं। लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास और यदि मैं नाम लेना शुरू करूं तो पूरा शो ओवर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आज कोई नहीं सुनता। दोस्तों, अमेरिका के अंदर तो नहीं सुनते हैं मगर आजकल अमेरिका के बाहर कोई नहीं सुनते। पूरी लिस्ट में दिखाकर सुनाकर आपको बोर नहीं करूंगा, मगर राहुल बाबा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के खिलाफ। यही राहुल बाबा की यही बीमारी है कि हर बात पर भारत विरोधी सोच, भारत विरोधी बात करने की उनकी बहुत इनको अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट है उनमें। दोस्तों, कोई मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की, कोई मीडिएशन नहीं की। गलत बात है, झूठ है, जो भी ये फैला रहा है गलत बात कह रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं सुनता। पहले तो ईरान के आयतुल्लाह खमैनी उनकी बात नहीं सुनते, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आयतुल्लाह खमैनी सीज फायर कर दो वरना ये करूंगा वो करूंगा, बॉम्ब से आपको उड़ा दूंगा। मगर आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगची ने कहा कि कोई सीज फायर नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है, गेट लॉस्ट, बाहर निकल जाइए, चुप हो जाइए। दोस्तों, सच्चाई है कि कोई मध्यस्थता नहीं होती और कोई डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनता है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहे। सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10 घंटे पहले अनाउंस की कि सीज फायर हो गई, युद्ध विराम हो गया, सब खत्म हो गया। और उसके कहने के 2 घंटे बाद 2 मिसाइल इजराइल ने ईरान के तरफ दाग दिए और 2 बड़े एक्सप्लोजन तेहरान में सुनाई दिए गए। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं इनके लिए लड़ रहा हूं, मैं इजराइल के लिए लड़ रहा हूं, वही नहीं सुनते उनकी बात। दोस्तों, ज़ेलेंस्की तो सुनते नहीं है। जिस तरह से अपमान की डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में, उसके बाद तो सुनेंगे ही नहीं। मुझे भी लगता है नहीं सुनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी मंजूर नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जाके कह रहे हैं मुझे पीस प्राइज दो, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की। सच्चाई यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनको कि आप कनाडा में हैं, क्या संभव है कि आप मुझे मिलते हुए जाएं, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया मुझे उड़ीसा जाना है, मुझे जगन्नाथ मंदिर जाना है, मुझे समय नहीं आपसे मिलना। दोस्तों, चीन के जिनपिंग भी इनकी बात नहीं सुनते। चीन के जिनपिंग कह रहे हैं कि देखिए कोई ट्रेड की एग्रीमेंट नहीं होगी, कंगाल देश है अमेरिका, 36 ट्रिलियन डॉलर्स की उन पर लोन है। हालत बहुत खराब है अमेरिका की, 36 ट्रिलियन डॉलर की लोन है और जिनपिंग ने कह दिया कोई जरूरत नहीं कि हम कोई ट्रेड डील आपके साथ नहीं करेंगे। पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनते। 19 मई को 2 घंटे ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि देखिए युद्ध विराम कर दीजिए, यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कर दीजिए। पुतिन ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप ही समझ लीजिए दोस्तों, पुतिन का मानसिक संतुलन खराब हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन खराब हुआ है। मगर वो कहते हैं पुतिन इज कंप्लीटली क्रेजी। कहना नहीं चाहिए, इतनी गंदी भाषा में बात करते हैं, इतनी गंदी भाषा में बात करते हैं। आज थोड़ी देर पहले इन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है
ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि टीवी में दिखाया नहीं जा सकता। एक 80 साल के बुजुर्ग डोनाल्ड ट्रंप को बात करना समझना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उनको कि मैं आज रिपब्लिक भारत में दिखा भी नहीं सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता। अरे उनके अपने दोस्त इलॉन मस्क उनकी बात नहीं सुनते। इलॉन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत बड़े एप्स्टाइन फाइल्स में है, यानी कि उन्होंने एक तरह से समझा दी कि ज्यादा बात करोगे तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। इलॉन मस्क आज खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, मगर उनके अपने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, वो कहती है बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से उनको खत्म कर दूंगा। वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अमेरिका पर अटैक करेंगे, इजराइल पर अटैक करेंगे, मगर उनके अपने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ईरान या आयतुल्लाह खमैनी परमाणु बम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज सिर्फ एक व्यक्ति है दुनिया भर में, सिर्फ एक आदमी है जिसको क्या कहा जाए, कंगालिस्तान का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है आसिफ मुनीर। बहुत बड़ा चमचा बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। सिर्फ एक आदमी, जिहादी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर। एक भिखमंगे देश से आए मुनीर ने ट्रंप से लंच की, ट्रंप ने उन्हें खाना खिलाया और अपने फायदे के लिए ट्रंप का चापलूस बना आसिफ मुनीर। दोस्तों, आतंकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल प्राइज दे दीजिए। और क्यों? क्योंकि भारत के प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है पाकिस्तान के पास। मुनीर के चढ़ाने के बाद ट्रंप को लगा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलेगी, और चंद डॉलर पाने के लिए मक्खन लगाने गए वहां पे आसिफ मुनीर, और ट्रंप की बातें सुनकर ट्रंप का लाडला बन गया आसिफ मुनीर। और हालत इतनी खराब है दोस्तों, हालत इतनी खराब है आज कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है बेशरम कंगाल, जिसका नाम है आसिफ मुनीर। और सिर्फ एक ही आदमी आज दुनिया भर में ट्रंप को सीरियसली लेता है, और उसे ही कोई सीरियसली नहीं लेता। यह सच्चाई है दोस्तों। आज पूछता है भारत में, डायरेक्ट सवाल करूंगा इन सब लोगों से, और पहला सवाल तो यह होगा कि एकमात्र मुस्लिम देश है, इस रिपोर्ट के बाद में आप इस पर बहस करेंगे, पूरे मुस्लिम दुनिया में जिसको कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक नेशन, सिर्फ एक ही इस्लामिक देश है जो आज इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ खड़ा है, और वो देश है पाकिस्तान। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट होगी। इजराइल ईरान के बीच करीब 12 दिनों से युद्ध जारी है। युद्ध शुरू होते ही राष्ट्रपति ट्रंप आधी रोटी में दाल लेने की कोशिश करने लगे। जिस ट्रंप से अपना देश ठीक से नहीं संभल रहा, वो ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाने के लिए निकले थे। B-2 बॉम्बर के भरोसे चले थे ईरान की अकल ठिकाने लगाने, लेकिन 24 घंटे में ही शायद उनकी अकल ठिकाने आ चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इधर ईरान का अटैक हुआ और अचानक से शांति का नोबेल पुरस्कार लेने की चाह पाले बैठे ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमन और शांति का सबसे बड़ा दूत बताने का दावा करते हुए क्रेडिट लेने की होड़ में थे, लेकिन उनके दावे की हवा कुछ ही घंटे में निकल गई। ईरान ने सीजफायर को न मानते हुए इजराइल के बीर शेवा पर मिसाइल से हमला कर दिया, जहां 5 निर्दोष इजरायली नागरिक मारे गए। सीजफायर का जो दावा किया जा रहा है, वो जंगी सायरन मिसाइलों के धमाके की आवाज में कहीं खो गया। ट्रंप युद्ध विराम की स्क्रिप्ट लिखकर बैठे थे, लेकिन सीजफायर तो छोड़िए, उल्टा हमला और तेज होने का शोर सुनाई देने लगा। सीजफायर के चौधरी बनने चले ट्रंप की ना तो सुप्रीम लीडर खामनेई ने सुनी और ना ही इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने। और
तो और ट्रंप की मध्यस्थता को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जो दिखा रहा है कि बड़बोले ट्रंप की कोई नहीं सुनता। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से लेकर तुलसी गाबार्ड भी उन्हें अनसुना कर चुके हैं। हाँ, किसी ने अगर सुना है तो वो पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनका ना तो कोई मजहब है ना ईमान है। तो सवाल है कि आखिर ट्रंप की कोई क्यों नहीं सुनता और क्यों ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बार बार बनते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्व में असली फसाद की जड़ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार की नीतियां हैं? पूछता है भारत। सबसे बड़ा सवाल आज और पूछता है भारत में हमारे डिबेट में भारत की तरफ से आज है शोएब जमाई, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, एक मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। शोएब जमाई जी नमस्कार। और आपके उल्टी तरफ आज देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं, पाकिस्तानी हैं, इनका नाम है राजा फैजल। शेमफुल आप कह रहे हैं, शेमफुल हिंदी में कहिए ताकि सारे लोग सुन सके, पाकिस्तानी भी सुन सके। देखिए, आप राजा फैजल जी को बोलिए, आज एकमात्र देश है। हाँ। पूरे पाकिस्तान को ये सुनाई देना चाहिए गूंज। आज ईरान के साथ जो कुछ हुआ है जी, आज पूरी दुनिया में ईरान के लिए जो लॉबी बनी, यहाँ तक कि भारत ने भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से साथ दिया या फिर उसके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान को धोखा दिया है, उसने पूरी मुस्लिम उम्मा के नाम पर जो बन रहा था ये एक सॉलिडरिटी, उस पे यहाँ से एक कलंक का काम हुआ है। आज जब पूरी दुनिया ट्रंप को एक बिगड़ैल, एक सनकी, एक तानाशाह मान रही है, एक ऐसा चौधरी जो खामखा हर जगह पहुंचना चाहता है, वहां आसिम मुनीर तुम्हारे जनरल कह रहे हैं उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल। शर्म आती है पाकिस्तानियों, पैसे मिले होंगे इनको, शर्म आती है। पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है, वो पिट्ठू है जिसने बलूचिस्तान के लोगों को मारा, जिसने लाल मस्जिद पर बम बरसाए, जिसने अपने बेसस का इस्तेमाल होने दिया और अफगानिस्तान के बच्चों और औरतों पर बम बरसाने का काम किया। तुम पूरी दुनिया में शर्मसार थे, शर्मसार रहोगे। आज ईरान को जो धोखा देने का काम जनरल आसिम मुनीर ने किया है, मुझे लगता है इससे ज्यादा बगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, इससे ज्यादा घटिया काम नहीं हो सकता। कोई है जवाब तुम्हारे पास? बताओ ना, क्यों, किस बुनियाद पर तुमने और तुम्हारे जनरल ने ये डोनाल्ड ट्रंप को पीस का मसीहा बना रहे हो? यही डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू हमला कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को यहां से डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। यही नेतन्याहू आज अमेरिका का दोस्त है। क्या तुम भी अमेरिका के दोस्त हो? क्या तुम भी नेतन्याहू के दोस्त हो? बताओ, बिल्कुल है। किस बात का उम्मा की बात करते हो? किस बात का तुम कहते हो कि हम मुस्लिम देशों को साथ जोड़ के चलेंगे? आप बताएं राजा साहब, क्या ये आप सही मानते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लोग इसको स्वीकार करेंगे? अगर नहीं तो उखाड़ फेंको ऐसे जनरल को और शर्मसार करो, जूते से यहां से उसका स्वागत करो। यहां से मैं चैलेंज देता हूं, एक भारतीय शोएब जमाई तुमको चैलेंज देता है कि तुमने मुस्लिम उम्मा के नाम पर भी धोखा दिया और दुनिया में जो कंसेशन बन रहा था उसके बुनियाद पर भी है, और एक भारतीय होने के नाम पर तो तुम्हें तो हजार लानत तो है ही तुम्हारे हुक्मरानों को और तुम्हारी फौज को। इनको सुनना पड़ रहा है। वैसे राजा फैसल यूजुअली इस 10 मिनट आपने बात कही तो वो कुछ कह देते, आज कुछ बोल नहीं पा रहे। इनको देखिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि मालूम है क्योंकि आप देखिए ना, अभी अमेरिका में मैंने देखा एक वीडियो, आसिम मुनीर जब गाड़ी से निकल रहे थे तो पाकिस्तानी ही उसको चोर चोर कह के बोल रहे थे, चोर बोल रहे थे ना, चोर। जहां जहां तुम्हारे प्रधानमंत्री जाते हैं, इंग्लैंड में, यूके में जाके देख लो, उनको चोर चोर बोला जाता है। क्या बगैरती है। हमारे देश के लोग जाते हैं, बात यह है कि ये देखिए, ये तो हमने तो ऐसा देखिए राजा फैसल जी मेरा सवाल ये है, देखिए कहा गया है कि $30 बिलियन आपको मिले हैं, EMI में मिले हैं, पहले $2 बिलियन मिले, आसिफ मुनीर को भी पैसे मिले और फ्लोरिडा में उनको घर भी मिली है। ये सब कुछ डीलिंग हो चुकी है, ये सारा रिपोर्ट हो चुका है। देखिए सवाल ये है कि आपने जब हमने आपको मारा, पीटा,
जब आपको हमने पकड़ पकड़ के पीटा तब आप अमेरिका के पास गए, और अमेरिका के पास गए उस समय आप आयतुल्लाह खमैनी के पास गए और आपने कहा हमें भारत से बचाइए, क्योंकि जितने मुस्लिम उम्मा हैं उनको यूनाइट होना होगा भारत के खिलाफ, तभी हम बच पाएंगे। तो खमैनी आपसे मिले आज देखिए, सबसे पहले और बात की बात नहीं है, आज सिर्फ एक इस्लामिक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है। मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजराइल को पसंद करता हूं, मैं हमेशा इजराइल का समर्थन करता हूं, मगर आप एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश होते हुए आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आपकी एयर स्पेस यूज हुई है, अगर आपने अपने एयर स्पेस दे दी है। नहीं देखिए, बोलने की बात क्या है, आप एक चापलूस और कंगाल देश है जो इजराइल के लाडले बन चुके हैं। एक सवाल और भी जानना चाहिए। अगर श्वेत साहब सुनिए राजा साहब, फॉर्म में आ जाऊंगा, फिर मैं आपकी ना राजा साहब बना दूंगा, इसका भी जवाब दे देना ना। काजिज़म ने ये कहा था कि ये जो मुसलमान बाकी पीछे रह जाएंगे ना इंडिया में, ये पूरी जिंदगी ना अपनी चाकरी शो करते रहेंगे, कुत्ता बने रहेंगे, बाकी सबका ये साबित करने के लिए ये बड़े देशभक्त हैं। अगर भारत के मुसलमानों ने तय कर लिया ना तो ऐसे ही बहा देंगे। सुनिए, नहीं उस सब पे आप मत जाओ। राजा ये बताओ कि जब ईरान ने ये कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो पाकिस्तान हमें यहाँ से बचाने आएगा, तो तुम्हारे जनरल और तुम्हारे हुक्मरान क्यों पलट गए, पीछे क्यों आ गए, बताओ। नहीं, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आज भी क्या लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में आप इस पासपोर्ट से सफर कर सकते हैं, लेकिन इजराइल नहीं। उसकी वजह यह कि इजराइल मगर देखिए आप कुछ भी कहे, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं कि नहीं है। राजा फैसल पूछता है भारत, राजा फैसल देखिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो राजा ये है चुल्लू भर पानी, इसमें डूब के मर जाओ। जगह से राजा साहब, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसके जनरल, उसके फौज के लोगों को मर जाना चाहिए, जिन्होंने ईरान इनको बोलने दे। आप यहाँ पे फेक न्यूज लेके आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान छोड़े। वो खुद वहां पे वॉशिंगटन में खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर भेजने का मकसद ही ये था कि ये लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए उन्होंने फ्यूलिंग जो है, उसके प्लेन्स जो हैं वो ऑलरेडी से चढ़े हुए थे। बाय द वे, आप खुद इंडियन ओशन रहते हैं और आपको ये तो पता होना चाहिए कि डियागो गार्सिया कहाँ है, वहां से ये इनके बॉम्बर्स जो हैं, कुछ बॉम्बर्स वहां से उड़े हैं। अभी मैं इनको भी आने देता हूं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजा पहले तो देखिए, जब आप बात करते हैं ना, जब आप तीव्र गति से बात करते हैं तो आपके जो शब्द है ना वो सुन नहीं पाता मैं। आप अपने शब्दों का वहां पे क्या कहते हैं, खिचड़ी बना के रहे, मैं सुन नहीं पा रहा। आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं मेरी बात सुनिए राजा जी, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए राजा जी ये समझिए कि जब ये फैज साहब जब ये ईरान पर हमला अमेरिका ने किया तो लास्ट व्यक्ति कौन थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मिले? वो थे कंगालिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, है ना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, लिसन टू मी, ओके, 1 मिनट, लिसन टू मी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज साहब को स्क्रीन पे लाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज खान साहब ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, फैज खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने ईरान पर बातचीत की है मुल्ला मुनीर के साथ, फैज खान, और मुल्ला मुनीर ने कहा है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसके 6 घंटे बाद अटैक हो गई। अब 2 और 2 5 तो नहीं होते ना,
फैज साहब आप इनको समझाइए। देखिए मैं काबिल भी नहीं समझा। आप एक मुस्लिम देश होते हुए इजराइल के साथ है। फैज साहब बोलिए, फैज साहब की बात सुनी जाए। फैज साहब, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की तरम। और देखिए पाकिस्तान जो देश है शुरू से ये लानती देश है। कैसे आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमने कलमे के बेस पर पाकिस्तान बनाया। शर्म से डूब मरना चाहिए। शराब पीने वाले और सुअर का मांस खाने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। और जब खाने के लिए रोटी नहीं थी तो महात्मा गांधी ने कहा 55 करोड़ रुपए इन भिखारियों को दे दो, तब इनको खाने के लिए रोटी मिली। तब बापू ने 55 करोड़ रुपए दिया। फिर कहा पीने के लिए पानी नहीं है, फिर चाचा ने 1960 में इंडस वैली पानी दे दी और फिर इनको पानी दे दिया पीने के लिए। हमारी रावी का, सतलज का, झेलम का, चिनाब का, ब्यास का पानी दिया। और उसके बाद ये हमसे लड़ने आए। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन चला। 2 दिन के बाद IMF से इनको लोन लेना पड़ा। और अर्नब भाई इतना ही नहीं, 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए, मक्का से पकड़ाए। सलमान भाई ने घसीट के भगाया। पता चला वो 10,000 भिखारी कहां के थे? 10,000 भिखारी पाकिस्तान के थे। ये आसिम मुनीर जो लगा के रखा है ना मेडल सारे, यार एक भी युद्ध तो जीता नहीं, कहां से मेडल लगा के रखा है? ये सब कबाड़ी बाजार से खरीदे हुए मेडल है, ये सब चोर बाजार से खरीदे हुए मेडल है। अपने आप को कहता है कि बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अरे काहे का मुसलमान है? वहां पर इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, और आसिम मुनीर कह रहा है कि भैया इनको आसिम मुनीर के तस्वीर दे दो, शर्म से तुमको। और इनका एक हुआ था अब्दुल कादिर खान इनका परमाणु वैज्ञानिक, किम जोंग उन को इनका परमाणु बम बेच दिया। इतना गलीज निकला। ये ज़कात की खीर के पिस्ते, ये तशरीफ के फोड़े के कीड़े, औलादे इब्लीस, बाबाए खब्बीस, तशरीफ के फोड़े के कीड़े हो तुम। इसलिए लानती मुल्क इस पूरी दुनिया में बना है वो पाकिस्तान है। और याद रखना बलूचियों पर जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, POK भारत में मिलेगा, सिंध अलग होगा। वो हाजिरों के साथ कितना जुल्म और सितम तुमने किया है उसका तुमको अब भुगतना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम खत्म हो जाओगे। याद रखना एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, उसका नाम होगा आतंकिस्तान। और वो आतंकिस्तान पूरी दुनिया उस पर थूकेगी और कुछ नहीं। पाकिस्तान का नाम भिखारिस्तान, आतंकिस्तान। अरे हमारी 2 बहनों ने आतंकियों को जहन्नम में पहुंचा दिया था। दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया उसे, हमसे दूर चला। राजा फैसल आपको छोड़ने से पहले एक सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद हमारी अपनी डिबेट है। देखिए आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। आखिरकार उनियाल साहब क्या कहें इनके बारे में, जिनके जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है, इतना ही कहना काफी है कि ये पाकिस्तानी है। अब ये इनकी मजबूरी है, विवशता है, कुछ भी है। मगर एक बात कहूं, कोई राजा साहब कोई भी डिसीजन आप ले एज अ कंट्री राजा फैसल एक बात, ये संजीव उनियाल है, इनकी बात सुनिए। संजीव राजा फैसल भाई, राजा फैसल दो बातें मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि 2 लोगों ने आपको बढ़िया तरीके से उतारा, जूते मारे, चप्पलें मारी, पानी में डुबो दिया, परंतु आपकी मुस्कुराहट नहीं गई। ये पाकिस्तान की जड़ों से आपको मिलता है। पाकिस्तान के यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलता है वहां से। पाकिस्तान का जो आपका पानी है वहां से मिलता है आपको। पिटते रहो, मरते रहो, झुकते रहो, परंतु मुस्कुराते रहो। मगर एक बात है, जनरल सिन्हा साहब मेरी बात सुनिए। जनरल सिन्हा साहब हमारे साथ जो है, देखिए हमें मतभेद है, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे मतभेद है शोएब जमाई से
आतिकुर रहमान से हमें मतभेद है। हम नहीं मानते ईरान का समर्थन करना चाहिए, मगर एक बात मैं कहूँगा, जो हमारे इधर भारत के मुसलमान हैं वो अपना पोजीशन ऐसे ऐसे बदलते नहीं है, जो भी है उनकी पोजीशन है, बहस होती है, मगर मैं रिस्पेक्ट करता। आतिकुर रहमान को देखिए, आतिकुर रहमान को देखिए, ये बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये अपनी बात बदलते नहीं हैं। मगर आतिकुर रहमान जी, ये जो पाकिस्तानी है, इनको कोई 10,000 रुपए दे दे, 20,000 दे दे, बिक जाते हैं। आतिकुर रहमान जी नहीं है, इन पर सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको देखिए। आतिकुर रहमान जी पाकिस्तानी जो है हमारे प्रोग्राम पर, राजा फैसल, इनको क्या कहना चाहेंगे? आज इजराइल के साथ खड़ा है ये देश, इसकी ये इजराइल के साथ खड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगे उनको, आतिकुर रहमान जी? शेख साहब ना बोलिएगा, ये आपको हुश हुश करके ना आपको कुत्तों की तरह मुझसे अरे ट्रंप ने कहा, राजा फैसल, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। एक मिनट, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। आपने कभी कहा नो आई डिसएग्री विद यू? आप झूठ बोल रहे हो। आपको खुलकर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान एग्रीज विद मी, पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ। एक शब्द निकला आपके, एक प्रेस रिलीज निकली। अरे भैया, आप तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस रिलीज करते थे ना, आप इस्लामाबाद में बैठ के। तो स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान कंडेम करता है B2 का जो अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान ने कभी कहा ट्रंप झूठ बोल रहा है? नेशनल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने कभी बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने कंडेम किया इसराइल को भी, और पाकिस्तान नहीं करने दो। आप न्यूक्लियर मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई पाकिस्तान डिड नॉट वांट द ईरान टू एक्वायर द न्यूक्लियर। इसलिए मुझे लगता है यू आर मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। आप कहिए ना यहाँ चैनल पे आके कि आई डिसएग्री विद जनरल आतिकुर रहमान कुछ कहना चाहिए। शोएब साहब, आतिकुर को कहने दे। आतिकुर रहमान, हमारे मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद गोस्वामी एंड द पार्टी, वी फाउट देम इंटरनली, बट अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो कान खोल करके सुन ला। एक साथ खड़े होंगे, एक साथ इतना मारूंगा कि हर जगह से धुआं निकलेगा जहां जहां छेद है। अच्छा ठीक है, अभी आतिकुर रहमान जी कुछ कहेंगे। राजा साहब, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि जनरल जियाउल हक ने जब पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया, वहीं पर आपने अपनी कब्र खोद दी थी। जो जिन्ना साहब आपको सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, उसमें आपने यहाँ पर इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करके आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान ने बदनाम कर रखा है। सबसे पहले तो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहलाना आप बंद करिए, क्योंकि आप एक आतंकी स्टेट है। राजा फैसल, राजा फैसल, और अगर टेररिस्ट स्टेट नहीं है तो अभी के अभी आप मसूद अजहर को यहाँ पर भेज दीजिए, हम उसका इलाज आप डिनाई नहीं कर सकते इन बातों को। जितना मोदी जी के आज के रूल के खिलाफ हूं। आपको पाकिस्तान में जनरल जिया का एक शब्द ना बोले मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी का नाम मत लीजिए। आज मोदी जी ने कहा 22 मिनट में आपकी हजामत कर दी हमने। 22 मिनट में उनियाल साहब 22 मिनट में हजामत कर दी, हजामत की और आज भी रो रहे हैं। ट्रंप बचा दो, ईरान बचा दो, भारत से बचा दो। नेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान इज भिखारिस्तान। 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ा है, सलमान भाई ने पकड़ा सारे पाकिस्तानी। गधों का कारोबार, सबसे बड़ा कारोबारी गधे का पाकिस्तानी। चोरी के चोर बाजार के मेडल लटकाने वाला आसिफ मुनीर पाकिस्तानी। IMF से भीख मांगने वाला पाकिस्तानी। आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तानी। पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पर जलील और नंगा होने वाला पाकिस्तानी। जिस शख्स की अपने मुल्क में टके की इज्जत नहीं है, डूब मरने वाला वो पाकिस्तानी। पड़ोसी देश के फर्स्ट क्लास सिटीजन के साथ पाकिस्तानी। लश्कर तौबा हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ रहते हैं? सारे पाकिस्तानी। ये सारे आतंकी कहाँ शरण पाते हैं? पाकिस्तानी। ये राजा कहाँ का है? पाकिस्तानी। इसीलिए परमाणु बम बेचने वाला अब्दुल कादिर खान पाकिस्तानी। तीसरे तुम्हारे आका वो क्रिकेटर सारे आना चाहते हैं, क्रिकेट खेलने भारत घूमने आना चाहते हो भारत।
इलाज कराने आना चाहते हो भारत, गाना गाने आना चाहते हो भारत, फिल्मों में काम करने आना चाहते हो भारत, अजमेर जाने आना चाहते हो भारत, अच्छी एजुकेशन के लिए आना चाहते हो भारत। अबे सब करने भारत आना है तो पाकिस्तान बनाया क्यों? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी भारत आने। अरे आतंकियों, शर्म से डूब मरो तुम लोग, शर्म से डूब मरो। 14 अगस्त को राजा फैसल लाउडर, अभी एक बुरा लग रहा है और अब खत्म होगा राजा फैसल देखिए, राजा फैसल एक दो बातें ऐसी होती है इतिहास में जिसको आप चाहे तो उसको बदल नहीं सकते। दुनिया में लिखा जाएगा आज से 1000 साल बाद भी कि आप इतने बुज़दिल देश थे, इतने बुज़दिल देश थे कि आप इजराइल के साथ खड़े थे। बुज़दिली की हद होती है और मुझे अच्छा लग रहा है आपको इसमें, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहूँ आपको, आप जाइए आज अभी इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। राजा फैसल जी, नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे डिबेट पर जनरल के सिन्हा है, फैज खान है, संजीव उनियाल है, शोएब जमाई है, आतिकुर रहमान है और इनके बीच में बहस होगी। देखिए जनरल के साहब, अभी ये सीजफायर तो बिल्कुल फेल हो गई, युद्ध विराम नहीं हुआ। भारत में एक लॉबी है, शोएब जमाई की लॉबी है, ये कहते हैं कि अभी हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी किसके साथ खड़े होने का समय है? ये जो मुस्लिम लॉबी है, इधर मुस्लिम वोट बैंक लॉबी है, मुस्लिम लॉबी ने मुस्लिम वोट बैंक लॉबी है, आतिकुर रहमान और शोएब जमाई की लॉबी ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है इन मिलिट्री टर्म्स हमें क्या करना चाहिए? ये प्रो इंडिया लॉबी है जी। जैल साहब, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद और जय हिंद। हमारे पैनल में सारे हमारे लोग हैं। ये देखिए, आपने स्ट्रैटेजिकली बात की, आपने हमें बताया कि आज किस तरह से हम देखते हैं। देखिए, इजराइल केवल ये नहीं कि हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हमसे हथियार मिलते हैं या हम, देखिए पूरे वेस्ट एशिया में और पूरे इस एशिया के कॉन्टिनेंट में आप जब देखते हैं तो इजराइल ने एक क्या काम किया है। जो ये आतंकवाद है, जो जिहाद है, जो कि ये लोग अभी बता रहे थे पूरे के पूरे, उन्होंने उधर पाकिस्तान के एंकरों को अब अपना पड़ला बदल देंगे। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जिहाद चलाता है ना, और यही चीज को काटने के लिए इजराइल ने 3H जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अकेला तोड़ा है। और पूरे विश्व में और पूरे वेस्ट एशिया में ईरान क्या करता है? ईरान तो सेम है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो उसका है, 3H उसका है। वो कहता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। वो कहता है, देखिए सुनिए बात, और आज के दिन में यदि भारत करता है ऑपरेशन सिंदूर, तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर तो इसी आतंकवाद के खात्मे के लिए करता है। मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे तौबा के ऊपर में, जहां पर आप देखते हैं वो सारे मुल्ले उस लाइन में आगे होते हैं, उसके पीछे के लाइन में हमारे पाकिस्तान के जनरल साहब भी खड़े होते हैं, चाहे वो क्यों ना हो, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो। आज आपको यदि इंडिया को अपने फुटिंग में एंड इमर्ज आउट करना है तो आपको कोई चॉइस नहीं है अदर देन स्टैंडिंग विद इजराइल एंड फर्म। एक अकेला देश पूरे विश्व के जो लिया है बेड़ा कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। ये जो टेररिज्म का हिसाब किताब है, चाहे उसके अंदर में जिहाद हो या ये न्यूक्लियर बम का बोगी हो, और बोगी को हमने तोड़ा पाकिस्तान का, ये न्यूक्लियर बोगी ना, हाथ में एक न्यूक्लियर बम आ गया, आधा पौना से हम भर में मार देंगे, ये मुसलमानों पे नहीं गिरेगा, हिंदुओं पे गिरेगा, यही उनकी नैरेटिव थी ना। ये तो नैरेटिव पाकिस्तान की है। तो आज आप किसके साथ खड़े होंगे? यदि भारत का एक भी इंसान, आपके कहने के पहले, आपके पास 140 करोड़ के बीच जी, मैं एक बात कहूंगा कि जनरल साहब, ये शोएब जमाई जी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी ज़रूर फैज साहब जवाब देंगे। देखिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच एक होनी चाहिए, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है हम उनके खिलाफ। अब कोई ये कहे कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो मगर तुम मुसलमान हो या इस्लामिक देश हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि रिपब्लिक भारत क्या कहता है? हम हिंदू सर्वोपरि, मुस्लिम सर्वोपरि, सिख सर्वोपरि नहीं कहते, हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, है ना फैज साहब? ये हमारी सोच है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ईरान के लोग और ईरान की जो आयतुल्लाह खमैनी है, ये किसके साथ खड़े थे? ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे।
और इन्होंने कहा कि पूरी इस्लामिक उम्मा को लेके यूनिटी दिखानी है। यानी कि इनको कभी लगा नहीं कि पहलगाम में आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर ने गलत काम किया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुस्लिम देशों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह गलत सोच। और आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है हम उनके साथ खड़े हो जाए? क्यों? क्या हम मुस्लिम देश है? हम ना मुस्लिम देश थे, ना मुस्लिम देश हैं और ना कभी मुस्लिम देश बनेंगे। सुन लीजिए मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि आप हिस्ट्री देख लीजिए। हिस्ट्री देखें तो 1971 में ईरान पाकिस्तान के साथ था, इजराइल हमारे साथ था। भूल जाए सब कुछ, क्योंकि शोएब जमाई को मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। क्योंकि शोएब जमाई को, उनियाल साहब, इनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसलिए कहते हैं 1965 में ईरान किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ था। मुझे लगता है ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करना कब बंद करेंगे आप? क्यों नहीं बंद करना? आप इनको बोलिए डायरेक्ट, आप इनको बोलिए, इनको बोलिए डायरेक्ट बोलिए। जमाई आपको ही कहूं एक बात, ये प्रोग्राम जो आपने किया बिल्कुल क्लैरिटी से करोड़ों लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। आप वास्तव में पाकिस्तान के साथ हैं या मुस्लिम के साथ हैं या भारतवर्ष के साथ हैं? अभी आपकी बात बता दें। जवाब देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो हमारा ईरान को समर्थन किसी मुस्लिम नेशन या उम्मा की वजह से नहीं है। फिर क्यों आपका नहीं है? स्ट्रैटेजिकली हमारी पार्टी का भी जो समर्थन है या फिर है, ये इसलिए है कि अगर हम पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते, कहां पे? पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आपने MIM पार्टी का उस रुख समझा है इस पूरे इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है ग्वादर पोर्ट, वहां पे चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक साइट बना सके। ये क्या बात हुई? ये कोई नहीं, ये तो हमारे पास एक चाबहार है। सुन लीजिए सर, हम आपकी सुन रहे थे ना। चाबहार में अगर हम, अरे भैया तू ना इधर उधर की बात कर, जवाई ये बता पटना क्यों रुका? मुझे सीधी बात बताइए। बहुत दूर है भारत आजाद से। अगर इंडिया को अपना हित आप ऐसे नहीं बहला सकते, तो ईरान के साथ आप ऐसे नहीं बहला सकते। आप बताइए, मैं पूछता हूं क्यों खड़े हैं? मैं एक ही साल नहीं, फैज साहब बोलेंगे। शोएब जमाई साहब, एक तरफा बात नहीं होगी, एक तरफा डिबेट नहीं होगी। मैं हूं डिबेट पर और मेरे साथ फैज साहब है। देखिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। लोग पूछता है भारत क्यों देखते हैं? लोग पूछता है भारत क्यों देखते हैं? क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आपके नेता अच्छा चलिए बंद करिए आप बात। अभी मैं बोल, अगर आप इजराइल के साथ शोएब साहब, यानी मिडिल ईस्ट में बात को रिपीट आज अडानी साहब ने कहा कि मिडिल ईस्ट में पीस होना चाहिए। अरे अडानी साहब को पूछिए, मुझे क्यों पूछिए? भारत के हक में है। मेरी बात सुनिए। 9 मिलियन पीपुल हमारे लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में, उससे भी ज्यादा। अच्छा, उनका तो सोचिए। अभी 2 मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए ना, आपके पास खड़ा हूं। अरे चुप हो जाइए 2 मिनट। पूछता है भारत, शोएब जमाई चुप कब होंगे? शोएब जमाई चुप हो जाइए। 1 मिनट फैज साहब बोलेंगे। अभी 2 मिनट आप युद्ध में भारत का हित सोच रहा हूं। चलिए, थैंक यू। अब 1 मिनट सब शांत, साथ लेकर के। अरे भैया, भारत का नुकसान कर रहे हैं पूरे। शांति, मेरी बात सुनिए। देखिए ये सब, अब 2 मिनट आप ना बोले, ठीक है ना? आप देखिए ट्विटर पे कितने लोग आपको रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए बात क्या है दोस्तों, फैज साहब, ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। मैं कहता हूं कोई हमारे साथ गलत करे तो उसको पीटो, कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो तो उसको मारो। कोई युद्ध विराम नहीं होगा, हम मारते रहेंगे। पहलगाम के बाद, पहलगाम में क्या हुआ फैज साहब? मैंने कोई धार्मिक एंगल इसमें नहीं दी। और जब मैंने पहले इस बात को उजागर किया, किसने उजागर की इस बात को कि वहां पे फोर्स किया जा रहा था कि कलमा पढ़ो, रिपब्लिक ने कहा। और उस समय लसाई लोगों ने कहा, आतिकुर रहमान ने कहा मेरे प्रोग्राम में आके, अर्नब तुम इसमें रिलीजियस एंगल दे रहे हो। मैं नहीं दे रहा रिलीजियस एंगल, मुल्ला मुनीर दे रहे हैं। और फिर मैंने कहा उस समय कि ये लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो नहीं तो मरो, कलमा पढ़ो या मरो। देखिए, जो उस समय हमें जो लगा कि भारत में किसी को कहा जाएगा कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे, और ये सब चीज पाकिस्तान ने कराई। ये लोग अभी कह रहे हैं नहीं देखो अर्नब, आर्थिक बातों के बारे में सोचो, हमारी वहां पे पोर्ट है, हमें पैसा मिलेगा, इसका पोर्ट है, फलाना है, ट्रेड है। मूल बात पर डिबेट नहीं हो रही है। मूल बात पर है कि ये कहे शोएब जमाई कि अगर सच्चे भारतीय हैं
तो इनकी एंगल क्या है ईरान के भारतीय है तो हमें आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, मगर आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, सपोर्ट करना, आप राष्ट्रहित की बात करते हैं। आप शोएब जमाई को बोलिए और शोएब जमाई को सुनना पड़ेगा। शोएब जमाई को आज जवाब मिलेगा। शोएब जमाई साहब आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। आप इधर डायरेक्ट टक्कर करें। आप इधर देखिए, अरे आप सुन भी लो शोएब भाई, इधर देखिए भाई साहब इधर देखिए, इधर कोई नहीं होगा स्क्रीन। आप 2 मिनट ये बोलेंगे, उसके बाद 30 मालूम है ना आपको, 2 मिनट चुप रहिए, उसके बाद मुनीर ने इधर देखिए। अरे रुकिए ना आप, 2 व्यक्ति 2 मिनट, सब पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं मेरे प्रोग्राम में। शोएब जमाई जी 2 मिनट आप जरा युद्ध विराम कीजिए, सुनिए उनकी बात। फैज साहब डायरेक्टली इधर फोन रखिए, इनके तरफ देखिए, ये बोलेंगे 30 सेकंड, आप बोलेंगे। थैंक यू। आई विल डिसाइड। आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले कहा था कि कलमे के बेस पे हमने पाकिस्तान बनाया है इस्लामिक राष्ट्र और हमें हिंदू नहीं चाहिए। ठीक 2 दिन बाद पहलगाम में हमला होता है। कलमा पूछकर, अंगों की तलाशी लेकर, नाम पूछकर मारा जाता है हमारे 28 लोगों को। निश्चित रूप से यह संदेश देने का प्रयास किया कि हिंदू हमारे नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, अलग हैं। आसिम मुनीर इस देश में यही चाहता था। एक कर्नल, इसके बाद रुक जाइए, सामने आई प्लीज और आतंकियों को संदेश दिया। देखो यहां पर अर्नब भाई ने आपको बैठा कर रखा हुआ, इसका मतलब है आसिम मुनीर की पॉलिसी फेल हो चुकी है। आप इस बात को समझिए, बहस नहीं। एक मिनट रुक जाइए, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जवाब दिया। दहशतगर्द आया था ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। तो हमने आसिम मुनीर को फेल कर दिया, उसकी पॉलिसी फेल कर दी, हमने दंगे फसाद नहीं होने दिए। अब इधर देखिए, फैज खान आपके दाहिने तरफ है, जो है फैज खान इधर बैठे, देश की फैज खान इधर है, बताओ इधर देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहा, सही कहा गलत कहा, बताओ। भारतीय मुसलमान होने के नाते कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इतना बड़ा बीजेपी का मंत्री ने कहा, का समर्थन कार्रवाई आधार पे नहीं करूंगा क्योंकि मैं हिपोक्रेट्स मुसलमान हूं। तुम यहाँ मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं, राजनीति मैं ना ईरानी हूं, अगर कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी देश की इनके तरफ देखिए, इनके तरफ हमारी देश की बेटी है, मैं सिर्फ क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके पक्ष में बोलूंगा। कर्नल बताइए, ईरान ने आप कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ समर्थन किया, 71 में समर्थन किया, 65 में पाकिस्तान का समर्थन किया, तो इस सच्चाई को आपको स्वीकारना पड़ेगा। हम केवल मुसलमान होने के नाम पर, उम्मा के नाम पर किसी मुस्लिम देश का समर्थन नहीं कर सकते, याद रखना। यदि कोई फौज, क्यों नहीं, यदि अरे क्या बात नहीं कर सकते? यानी आपने माना कि आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना मान लिया कि मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ये वापस लो बात को, मुनियाल साहब, इन्होंने वापस लो बात को। ईरान हमारा दोस्त है, एक ईरान भारत का दोस्त है, हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ। बहुत पर अगर अटैक करता है, ईरान अटैक करता है, एक तरफ होने के नाम आपने क्या कहा? आपने कहा यानी कि आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? पॉइंट इज रॉन्ग। आप इजराइल के साथ खड़े बताओ। मैं अच्छा एक मुझे सवाल पूछे, इतनी हिम्मत। एक मिनट, शोएब जमाई साहब, एक मिनट, शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात करूं, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1971 में मेरे देश के साथ था, और मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1965 में हमारे देश के साथ था। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि जिहादी आतंकवाद में, क्योंकि जिहादी आतंकवाद के समय ये सारे जिहादी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं।
इजराइल खुद एक आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप? इजराइल मेरे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं? जो इजराइल का सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। अच्छा कहिए क्या बात है, क्या बात है? और आप हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ये हमास के साथ है, ये हुती के साथ है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आतंकवादी नहीं कह सकते। ये भारत की गुड निरपेक्ष पॉलिसी के अगेंस्ट में, भारत की पंचशीलता के सिद्धांत के विरोध में है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम ईरान की और इजराइल की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं। अकेला खड़ा हूं मैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। भारत के जो हित में होगा वही करे। रंग बदलने वाले शहीद जमाई पहले 20 मिनट में क्या थे और दूसरे 20 मिनट में क्या है? इसी कार्यक्रम के पीछे गिरगिट की तरह दो रंग बदलने वाले शहीद जमाई पहले कहा, अभी कहा मैं ईरान के साथ हूं क्योंकि मुस्लिम देश है और यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुस्लिम देश है तो आप कुछ भी करेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। कल हुती हिजबुल्लाह, लश्कर तौबा, और मुझे बताइए एक मिनट, आज हुती हिजबुल्लाह और हमास एक तरफ और जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा एक तरफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप अपनी बात को वापस लीजिए। मुस्लिम देश है। देखिए आपके नेता मेरी बात सुनिए दोस्तों, इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी विदेश में जाकर बात करते हैं। मैंने किसी को पूछा रिसेंटली कि अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, तो कहा अच्छी बात है, विदेश में भारत के लिए बोलते हैं। तो मैं कहता हूं विदेश में क्यों, भारत में भारत के लिए बोलिए, भारत में रहते हुए भारत के लिए बोलिए। क्यों नहीं बोलते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? विदेश में घूमकर भारत के लिए बोलना और इजराइल की लड़ाई, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है। आपने एक पक्ष भारत के खिलाफ लिया, मैंने पक्ष लिया ईरान का। मेरी अपनी लॉजिक है, आपका अपना लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमास मैं आपस में नहीं लड़ रहा। सैन्य गुट का समर्थन या नहीं कर सकते? देश में क्यों लड़ रहे हो? बड़े प्यार से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी सैन्य संगठन में भारत नहीं रहेगा। आपस में नहीं लड़े, इनको समझाइए। मैं दो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे। एक मिनट, लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। इनकी बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होगी तो हम देखेंगे हमारा हित के हिसाब से। मैं भी देखूंगा कि कौन 30 मार खाने भारत के खिलाफ लड़ रहा है। भारत के खिलाफ लड़ता है तो हम ईरान के खिलाफ भी ऐसी आग उगलेंगे। वन साइडेड नहीं, ये कुछ साहब जी सुनिए, बोलिए। दो बातें मैं सिर्फ कहना, शांत हो जाइए, इनको बोलिए संजीव साहब। शोएब, सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले ऐसा लगा कि पहले वाला जो एपिसोड था 20 मिनट्स का जो पार्ट थी पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, आपका एक राष्ट्रीय नेता बनने की और एक राष्ट्रीय सूझबूझ वाले व्यक्ति की थोड़ी ना सकल चाहिए। परंतु सब 2 मिनट आपने ये दिखा दिया कि नहीं, वो तो एक कालिक थी, वो झूठ था। मैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलूंगा, परंतु ईरान के साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। देखिए तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। ये सर्टिफिकेट मत बांटो, मुस्लिम कंट्री है, मत बांटो। इसलिए मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। भारत के दुश्मन है आप, भारत के हित के खिलाफ हैं। इजराइल क्या दे रहा है आपको? मुस्लिम इजराइल क्या दे रहा है आपको? इजराइल से क्या आपका लेना देना है भाई? इजराइल पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को। मुसलमान होने के नाम पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को। आरएसएस का रिश्ता है इजराइल के साथ। ये क्या पूछे? मोसाद का क्या रिश्ता है इजराइल के साथ? आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? हमने तो कभी बताइए, आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? आपका क्या रिश्ता है हमास के साथ, जिन्होंने अक्टूबर 7 को 1300 इजरायलियों को मारा, निहत्तों को मारा और बलात्कार की कि नहीं की? बताइए मुझे। अक्टूबर 7 किसने की? किसने? नाम लीजिए, नाम लेना पड़ेगा इनको। आज नाम लेंगे। अरे मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, बात वापस नहीं लेता, मैं बात में वापस नहीं लेता। अक्टूबर 7 में सामूहिक बलात्कार किया इजरायली औरतों के साथ और आप उनके साथ खड़े। आप अक्टूबर 7 के बारे में बोलिए। 26/11 को 26/11 को
11 में जो किया कंडेम कर, आप 26/11 को कंडेम करते हो। इंसान है आप, इंसान है ना, ये क्या बात है? इंसान है आप, इंसान हूँ, आपसे ज्यादा बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ मैं। चबाउट हाउस में उस इजरायली बच्चे के सामने उसके माता पिता को मार डाला, उसको कंडेम कीजिए शोएब जमाई, कंडेम कीजिए आज शोएब। बम बरसाने को कर रहे हो आप, कंडेम करेंगे क्या? मैं तो कंडेम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ईरान हिपोक्रेट नहीं हूँ। महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? अपने देश की महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? बताइए, जवाब दीजिए। अर्नब गोस्वामी ने इजराइल का कंडेम किया है अपनी महिलाओं के साथ ये मारने पर और हॉस्पिटल पे ईरान का अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है शोएब? क्या थैंक यू। ईरान की महिलाओं के साथ क्या करता है? ईरान करता है? ईरान अर्नब गोस्वामी महिलाओं के साथ क्या करता है? इजराइल का कंडेम किया है, पता है। थैंक यू। ईरान अपनी महिलाओं के साथ क्या करता है? सही है ये मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, आप जो कह रहे हैं कहूंगा ही नहीं, जब तक आप अपनी बात वापस ना ले। भारत की नहीं, वो सही कह रहे हैं, अर्नब भाई सही कह रहे हैं। आप केवल मुसलमान होने के नाम पे सपोर्ट करोगे? क्यों करेंगे? आप भारतीय पहले, यू आर फर्स्ट इन इंडियन। आप हक की बात होने के नाम पे, जो हक पे उसका सपोर्ट करो। मैं भारतीय होने के नाम पे विरोध करो और मेरी समर्थन करो, बिकॉज ऑफ ओनली मुस्लिम सही होते तो शायद ये कह देते, ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए कह नहीं सकता है, वोट लेने मुसलमानों के। अच्छा, आप इसीलिए बोल रहे हैं बात, क्योंकि ईरान मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, ये बताओ, साथ खड़ा हूं मैंने उस महिलाओं को नकाब में रखेंगे, उनके बाल काट देंगे, उस पाकिस्तानी पैनलिस्ट को ग्रेजुएशन नहीं करने देंगे, ईरान के हमने उस पाकिस्तानी पैनलिस्ट की बैंड बजाई जाएंगे। आप पाकिस्तानियों के सामने ठीक बात करते हैं और हमारे सामने आप अपनी लाइन बदल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है, आपको कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है। आप ये कभी मत कहिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। मैं नहीं कहता कि मैं किसी देश के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो हिंदू देश है। नहीं, ये नहीं चलेगी। आप ये रिलीजियस थिंकिंग छोड़ दीजिए। अरे जवाब, अरे एक ही आदमी है पूरे दुनिया में, आपको टेक ऑन करेगा। जब मेरे देश की जब मेरे देश की बात आएगी तो मैं देश के साथ खड़ा मिलूंगा, पाकिस्तान को ठोकूंगा, लेकिन जब राजनीतिक विचारधारा की बात आएगी तो मैं आरएसएस को भी ठोकूंगा। लाइन बदल दीजिए। दोस्तों मैंने आज शोएब जमाई को एक्सपोज किया, मैंने शोएब जमाई को एक्सपोज किया। मैं सीधी बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। और सच्चाई ये है कि हम सबको याद रखना पड़ेगा। आज ईरान वाले कहते हैं अर्नब गोस्वामी हमारे साथ समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ईरान के लोगों को, मैं पूछना चाहता हूं ईरान के एम्बेसडर को कि कहां थे आप पहलगाम के समय? क्या आप हमारे साथ खड़े थे या फिर आप शहबाज शरीफ से मिल रहे थे? दोस्तों, यह है पूछता है भारत। मैं हूं अर्नब गोस्वामी। कल फिर इसी समय वापस आऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी